होगा। तो चलिए आज इसी मजेदार फिजिक्स में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सीधी गति काफी क्यों नहीं है। फिर बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की, जो कि बैलेंस का पॉइंट है। उसके बाद हम सीधे घूर्णी गति की दुनिया में गोता लगाएंगे, दोनों की तुलना करेंगे, देखेंगे कि ये सिद्धांत असल में काम कैसे करते हैं, और आखिर में समझेंगे कि भाई घूमना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये समझना कि सीधी रेखा वाली मोशन मतलब लीनियर मोशन पूरी कहानी क्यों नहीं है। एक सवाल है, सोचिए जरा। एक बक्सा है जो फिसल रहा है और एक पहिया है जो लुढ़क रहा है। क्या दोनों एक ही तरह से चल रहे हैं? मतलब मोशन एक ही जैसा है? पहली नजर में तो शायद लगेगा हाँ एक ही तो बात है। लेकिन रुकिए, फिजिक्स की नजर से देखें तो अंदर की कहानी बिल्कुल अलग है। मान लीजिए एक ढलान है, अब उस पर एक ब्लॉक को फिसलाइए, क्या होगा? उसका हर छोटा सा कण, हर पार्टिकल एक साथ एक ही स्पीड से नीचे आएगा। इसको कहते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। सिंपल। लेकिन अब उसी ढलान पर एक सिलेंडर को लुढ़काइए। अब यहाँ मामला बदल गया। वो आगे तो बढ़ रहा है बिल्कुल, पर उसके अंदर के कणों की कहानी अलग है। कोई कण तेजी से घूम रहा है, कोई धीरे। मतलब ये सिर्फ आगे बढ़ना नहीं है, इसके साथ साथ कुछ और भी हो रहा है। और यही जो कुछ और है ना, बस वही है हमारी घूर्णी गति यानी रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो इन कॉम्प्लेक्स मोशंस को आसान बनाने के लिए एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, और वो है द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास है क्या? सोचिए, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का एक तरह से उसका एवरेज पॉइंट है। एक ऐसा जादुई बिंदु जहां हम मान सकते हैं कि उसका पूरा का पूरा मास, सारा वजन वहीं पर इकट्ठा है। ये उसका असली बैलेंस पॉइंट है। और पता है इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? कि हमें पूरी की पूरी टेढ़ी मेढ़ी चीज की गति को समझने की जरूरत नहीं है। बस इस एक पॉइंट को देख लो कि वो कहाँ जा रहा है, और बस आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। इससे पूरी कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाती है। जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए दो गेंदें हैं, एक भारी और एक हल्की। इनको एक डंडी से जोड़ दें तो बैलेंस पॉइंट कहाँ होगा? जाहिर सी बात है, भारी वाली गेंद के थोड़ा पास होगा, है ना? और अगर दोनों का वजन बिल्कुल बराबर हो तो बैलेंस पॉइंट एकदम बीच में होगा। बस इसी को मैथ्स में वेटेड एवरेज कहते हैं। बैलेंस हमेशा भारी तरफ थोड़ा झुका होता है। और अब एक बहुत ही मजेदार चीज, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी चीज का सेंटर ऑफ मास, उसका बैलेंस पॉइंट, उस चीज के अंदर हो ही ना, मतलब उसके बाहर हो? सुनने में अजीब लगता है, पर हाँ बिल्कुल हो सकता है। ये देखिए, ये एल शेप की चीज, इसका सेंटर ऑफ मास इसके मटेरियल पर नहीं है, बल्कि यहाँ इस खाली जगह में, हवा में है। कमाल है ना? तो चलिए अब उस कुछ और वाली गति पर वापस आते हैं जिसकी हमने शुरू में बात की थी। अब इसको ठीक से समझते हैं। स्वागत है घूर्णी गति की दुनिया में। बहुत सिंपल है। रोटेशनल मोशन का मतलब है जब कोई भी चीज एक फिक्स्ड लाइन, एक धुरी जिसे हम एक्सिस कहते हैं, उसके चारों तरफ घूमती है, बस। और जब वो घूमती है तो उसका हर कण उस एक्सिस के चारों ओर एक सर्कल में चक्कर लगाता है। और ये मोशन तो हमारे चारों तरफ है। जरा देखें, हमारे सिर के ऊपर घूमता हुआ पंखा, कुम्हार का चाक जिस पर वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो गोल गोल घूमने वाला लट्टू, और अरे हमारी अपनी धरती भी तो अपने धुरी पर घूम रही है। ये सब के सब रोटेशनल मोशन के बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। पता है क्या? ये जो घूर्णी गति है ना, ये बिल्कुल लीनियर मोशन की जुड़वा बहन जैसी है। मतलब सीधी रेखा में चलने वाली गति, ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चलती हैं। ये टेबल देखिए, ये इस पूरे चैप्टर का सार है। एक तरफ है लीनियर मोशन और दूसरी तरफ रोटेशनल मोशन। आप देखेंगे कि लीनियर की हर चीज का काउंटर पार्ट रोटेशनल में है। जैसे लीनियर में होता है डिस्प्लेसमेंट यानी x, तो रोटेशनल में होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा। लीनियर में है वेलोसिटी v, तो रोटेशनल में है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और सबसे जरूरी, लीनियर में होता है फोर्स, तो रोटेशनल में होता है टॉर्क। ये एनालॉजी, ये समानता अगर समझ आ गई तो समझिए आधा काम हो गया। चलिए मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझते हैं। सीधी लाइन में किसी भारी चीज को हिलाना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। ठीक इसी तरह घूमने की दुनिया में किसी चीज को घुमाना या घूमती हुई चीज को रोकना मुश्किल होता है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से।
पर यहाँ एक ट्विस्ट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ मास पर डिपेंड नहीं करता, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि वो मास एक्सिस से कितनी दूर फैला हुआ है। जैसे कोई डांसर है, जब वो हाथ फैलाकर घूमता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, उसे घुमाना मुश्किल होता है। और फोर्स और टॉर्क का भी यही रिश्ता है। फोर्स क्या करता है? किसी चीज को सीधा धक्का देता है, उसे एक्सेलरेट करता है ना? टॉर्क बिल्कुल यही काम घूमने की दुनिया में करता है। ये चीजों को घुमाता है, या कहिए एंगुलर एक्सेलरेशन देता है। ये सीधा धक्का नहीं है, ये एक ट्विस्टिंग फोर्स है, एक घुमाओ है। दरवाजे का हैंडल याद है? हम उसे धक्का नहीं देते, हम उसे घुमाते हैं, बस वही टॉर्क है। और आखिर में आते हैं मोमेंटम पे। लीनियर मोमेंटम तो हम जानते हैं, घूमने की दुनिया में इसका जुड़वां है एंगुलर मोमेंटम। ये बताता है कि किसी चीज में घूमने की कितनी मात्रा है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये भी कंजर्व्ड रहता है। मतलब अगर बाहर से कोई टॉर्क न लगे, कोई बाहरी घुमाव न हो, तो किसी भी सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा एक जैसा रहेगा, बदलेगा नहीं। और यकीन मानिए, इसी एक नियम से यूनिवर्स में कुछ सबसे अद्भुत चीजें होती हैं। तो चलिए, अब थियोरी बहुत हो गई, देखते हैं कि ये सब असलियत में कैसे काम करता है। एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से समझते हैं। तो ये है वो नियम, कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम। जब किसी सिस्टम पर बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगता, तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये फिजिक्स के सबसे फंडामेंटल और सबसे पावरफुल नियमों में से एक है, और हम इसे अपने आसपास हर रोज काम करते हुए देखते हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है एक आइस स्केटर। देखा है ना, जब वो घूमते घूमते अपने हाथ और पैर सिकोड़ लेता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, वो अपना सारा मास घूमने वाले एक्सिस के पास ले आता है। इससे क्या होता है? उसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया यानी आई घट जाता है। अब नियम क्या कहता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम तो बदलना नहीं चाहिए। तो अगर आई कम हो गया तो किसी चीज को तो बढ़ना पड़ेगा ताकि एल कांस्टेंट रहे, और वो चीज है उसकी घूमने की स्पीड यानी ओमेगा। और नतीजा, वो एकदम से तेज, बहुत तेज घूमने लगता है। ये कोई जादू नहीं, ये प्योर फिजिक्स है। तो चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। मतलब क्या फर्क पड़ता है इससे? देखिए, रोटेशनल मोशन की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी यूनिवर्सैलिटी है। ये हर जगह है। जो नियम एक छोटे से लट्टू को घूमने में मदद करते हैं ना, वही सेम नियम हमारी पृथ्वी को और सौर मंडल के बड़े बड़े ग्रहों को उनकी धुरी पर घुमा रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये नियम एक एटम के अंदर छोटे से छोटे पार्टिकल पर भी लागू होते हैं। तो ये सिर्फ फिजिक्स का एक चैप्टर नहीं है, ये तो मानो यूनिवर्स के काम करने के तरीके का एक कोड है। तो अगली बार जब भी कोई घूमती हुई चीज देखें, चाहे वो गाड़ी का पहिया हो, मिक्सी का ब्लेड हो या आसमान में कोई चक्रवात हो, तो